इंडिया में अगर दहेज लेना एक क्राइम है तो डाइवोर्स के बाद एलिमनी लेना कैसे लीगल हो सकता है? Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? Oh, if she wants to spend, let her earn. She has to tell what is her expenditure, what is her requirement. That you didn't even tell before the court. Except हमने आए दिन ऐसे केसेस बहुत सारे सुने हैं जहां पे एलिमनी के कारण हस्बैंड को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। अगर आपसे फॉर एग्जांपल 10 या 12 लाख रुपए महीने के कमा रहे हो, आपने ज़िंदगी भर मेहनत करी है और आप ये 10-12 लाख रुपए कमा रहे हो, और इसमें एक और चीज़, अगर शादी को मे बी से 5, 10, 15 दिन भी हुए हैं तो भी बीवी का हक है मांगना ये इंटरिम मेंटेनेंस। पर दूसरी बात, अब जब आप 10-12 लाख रुपए कमा रहे हो तो कोर्ट ये नहीं कहेगी चलो जी 4-5 हज़ार या 10-20 हज़ार रुपए दे दो बीवी को। वहाँ पे कोर्ट का लॉजिक होता है कि जी सिर्फ सस्टेनेंस नहीं होता, बट इट इज़ द लाइफस्टाइल जो वो पति के साथ रह के जीती, वो जब अलग रह रही है पति से, उसको वही लाइफस्टाइल उसको मिलनी चाहिए। 15 दिन हुए हो शादी को, चाहे 15 दिन, चाहे एक दिन क्यों ना हुआ हो, वो डोमेस्टिक वायलेंस में नहीं, फिर दूसरे प्रोविजन ऑफ लॉ के अंदर, पर आपको मिलेगा। आपने फेरे लिए और आप घर से बाहर निकले और आप टाटा बाय बाय कर गए, तब भी आपको मेंटेनेंस मिलेगा। तो इस तरह के समय में ऐसा क्यों हो रहा है? अभी के टाइम में इतना ज़्यादा ये कॉमन कैसे हो गया है? लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्टिवली कैसे कर सकते हैं? अभी आप डाइवोर्स के बाद एलिमनी लेना तो एक ऐसा कॉमन चीज़ हो गया है, जो कि शादी के बाद डाइवोर्स और डाइवोर्स के बाद एलिमनी। अब ऐसा अगर हो रहा है तो यूथ के अंदर मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं, और उनको ये भी डाउट है कि क्या शादी करना सच में सही है। और ये भी हम जानेंगे कि ये जो हो रहा है अभी के जनरेशन में, कई सारे क्रिकेटर्स देख लो, कई सारे बड़े सेलिब्रिटीज़ देख लो, जो कि ईजिली डाइवोर्स ले रहे हैं और उसके बाद एलिमनी भी ले रही है, जो भी डाइवोर्स होके उसकी एक्स वाइफ रहती है। तो ये सारी चीज़ें आजकल इतनी कॉमन हो गई है कि आए दिन अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी कपल के बीच में होता है तो वो डिसाइड करते हैं कि वो डाइवोर्स लेंगे। और डाइवोर्स में क्या होता है आप सभी को भी पता है। डाइवोर्स होता है तो बच्चे अगर हैं तो बच्चे की कस्टडी माँ को मिलती है, अगर एलिमनी मिलना है तो वो भी माँ को मिलती है, और हस्बैंड को इतना ही चाहिए होता है कि ये डाइवोर्स ईजिली हो सके। तो कैसे लॉस बने हुए हैं हमारे गवर्नमेंट में, और ऐसे लॉस के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और आज यूथ का मैरिज पे से विश्वास उठ चुका है। अगर आप डेटा देखोगे तो 50% मेल अगर उन सब से पूछोगे तो वो शादी नहीं करना चाहते। ऐसा भला क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि शादी के बाद जो झंझट है, जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनको हम ना फेस करें। एलिमनी के झंझट में, डाइवोर्स के झंझट में जो भी कलेश होता है, उन सब से बचने के लिए वो शादी नहीं करना चाहते हैं। पर ये चीज़ भी एक तरह से सही नहीं है अगर आप देखो, लेकिन उनके मन में इतना डर बैठ गया है कि वो शादी नहीं करना चाहते हैं। आप किसी भी यूथ से पूछ लो तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सच में शादी करना सेफ है इस कंट्री में या नहीं। इंडिया में मैरिजेस फेल होने का बहुत सारा रीज़न है, जो कि हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अगला जो रीज़न है वो ये है कि 25 से लेकर 40 साल के यूथ जो कि ये नहीं चाहते हैं कि वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने घर के कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं। अभी यूथ के अंदर सबसे ज़्यादा डर है फेक केसेस का। फेक केसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आप किसी भी वकील से बात करोगे, अगर डाइवोर्स होने के टाइम में अगर आप फीमेल हो, अगर आप वकील से बात करोगे, अगर आपने डाइवोर्स फाइल किया है, तो वकील आपको ही सजेस्ट करेगा कि प्लीज़ हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर धाराएं लगाएं, डाउरी का भी केस करो, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस करो, ताकि वो केस मजबूत हो और उसे एलिमनी देने पे मजबूर कर दे। ये सारे फेक केसेस भी होते हैं और ये सजेशन लॉयर्स के थ्रू ही आते हैं ताकि केस को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अब ये केस को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में जो चीज़ें हो रही हैं उससे तो यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा डर है। और फेक केसेस अगर आप फीमेल्स को देखोगे, उनके लिए बहुत सारे ऐसे लॉस है जहाँ पे वो ईजिली किसी भी एविडेंस के बिना इजीली हस्बैंड पे केस कर सकते हैं। कई सारे केसेस में तो ऐसा है कि पत्नी ने हाई एलिमनी की डिमांड की पहले हस्बैंड से, फिर जब दूसरी शादी की तो दूसरी बार जो डाइवोर्स किया उसमें भी हाई एलिमनी डिमांड की। ऐसे बहुत सारे केसेस आप आए दिन इंटरनेट पे देखोगे कि एक वाइफ है जिसने 2-3 शादियां की और सब में डाइवोर्स लिया और सब में मोटी एलिमनी ली। इसको एक बिजनेस की तरह भी बहुत सारे लोगों ने बना दिया है। लोग इसलिए भी शादी करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जो शादी का जो एक्सपेंस है
अब बहुत ही ग्रैंड शादी हमने देखी है, बहुत सारी ऐसी शादियां देखी हैं जहां पे आप अगर खर्चों की बात करोगे तो वो करोड़ में है। ऐसे चीज़ों को देख के यूथ ये सोचता है कि हम भी शादी करेंगे तो अच्छे से ही करेंगे, लेकिन वो शादी करने के चक्कर में उनको लोन लेना पड़ता है। और आज मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को भी जानता हूँ पर्सनली, जिन्होंने शादी के लिए लोन लिया है और वो अभी भी लोन फिल कर रहे हैं। तो आप ये ऐसा सोचो कि दूसरों को दिखाने के चक्कर में हम शादी में इतना खर्चा कर देते हैं कि हमें उसके लिए लोन लेना पड़ता है और फिर उस लोन को चुकाना पड़ता है, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अगर एज ए कपल आप ये डिसाइड करो कि आपने शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा करना है, और ऐसा भी है कि शादी सिंपल तरीके से हो सकती है, लेकिन समाज को दिखाने के चक्कर में लोग इतना ओवर स्पेंड कर देते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आता है कि शादी में ये खर्चे करना सही था या गलत था, बट उन्हें दूसरों को दिखाना है। क्यों? क्योंकि अकियों ने भी वैसा ही किया है। और नॉर्मली जब अरेंज मैरिज का सेटअप होता है, अगर नॉर्मली हम शादियों की बात करें तो जो अरेंज मैरिज में ये होता है कि लड़के के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बेटे की जहाँ पे शादी हो वो मोटी रकम दे, मतलब दहेज उनको एक्सपेक्टेड होता है, पहले से ही उनको लगता है कि दहेज तो मिलने वाला है यहाँ से। और लड़की के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मेरी बेटी फ्रीडम में रहे, अपने जॉइंट फैमिली में ना रहे बल्कि अपने हस्बैंड के साथ ही रहे। ये सारी चीज़ें लड़की के पेरेंट्स की डिमांड रहती है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं, मेरी बेटी जाएगी तो वो आराम करेगी, ना ज़्यादा घर का काम करेगी ना कुछ करेगी। अगर वो जॉब करती है तब तो ये सारी चीज़ें भूल ही जाओ कि ये सारी चीज़ें होंगी। ये सारी एक्सपेक्टेशन लेके अगर आप शादी करोगे तो कैसे पॉसिबल है कि ये शादी सस्टेन करेगी लॉन्ग टाइम के लिए? नहीं है पॉसिबल। और शादी होने के बाद भी जो रीजंस है, शादी होने के बाद भी जो प्रॉब्लम्स है, वो इस तरह के है कि जैसे शादी के बाद आपस में जो सास बहू का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो नेचुरली चाहते हैं कि ख़राब हो जाए, ऐसा इसलिए है कि माँ ये चाहती है लड़की की कि वो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसको बताती है। अब नॉर्मली क्या होता है, माँ ऐसा सिखा के भेजती है कि जाके ये करना वो करना, जो भी चीज़ें सिखाती है वो ऐसा नहीं है कि वो फैमिली को जोड़ने के लिए सिखा रही है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम तोड़ने के लिए ही सिखाती है। वो चाहती है कि कम से कम मेरी बेटी अपने ससुराल में काम करे और उसे ज़्यादा किसी की तकलीफ ना हो। लेकिन अगर वो अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को अपना नहीं समझेगी तब ये चीज़ें कैसे होंगी? अभी आने वाले टाइम में ये चीज़ें बहुत बढ़ रही है, और अभी भी करंट सिचुएशन में ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर सच में लड़की अपने सास ससुर को अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट करे, जितना हो सके उतना करे, और अपने हस्बैंड से इस बारे में डिस्कस करें, ना कि अपनी माँ से। अगर अपनी माँ से डिस्कस करेंगी तो उन्हें सॉल्यूशन उस हिसाब से ही मिलेगा। अगर अपने हस्बैंड से कम्युनिकेट करेगी इस बारे में तो काफ़ी अच्छे सॉल्यूशंस मिल सकते हैं और फैमिली में रिलेशन खराब नहीं होंगे। और लड़के के भी पेरेंट्स की कुछ गलतियां होती हैं कि जब लड़के की शादी होती है तो प्राइवेसी नाम की एक चीज़ होती है जो कि लड़के के पेरेंट्स बहुत ही कम अलाउ करते हैं। अब आप सभी को भी पता है कि न्यूली मैरिड कपल को टाइम चाहिए होता है। उनका एक स्टार्टिंग फेज चल रहा होता है जहाँ पे वो एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, और इन सारी चीज़ों के लिए उन्हें प्राइवेसी चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि पेरेंट्स भी बीच में इन्वॉल्व हो। अगर वो कहीं घूमने जा रहे हैं तो उन लड़के के पेरेंट्स भी साथ में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर ज़्यादा होंगी, कम होंगी, नॉर्मली रहेंगी तो ठीक है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी कि ऐसा हो रहा है कि ऑल द टाइम लड़के के पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं इन कपल के बीच में, तो कैसे वो एक दूसरे को समझेंगे और लॉन्ग टाइम के लिए वो कैसे अपनी मैरिजेस को सस्टेन करेंगे? ये भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है लड़के और लड़की के लिए ऐसे सिचुएशंस में। कैरियर और लाइफस्टाइल के चेंजेस के कारण भी काफ़ी सारे मैरिजेस में प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ऐसा होता है कि लड़की अगर सेल्फ डिपेंडेंट है तो उसकी शादी के बाद अगर वो जॉब करती है तो उसे जॉब या तो चेंज करना होगा, लोकेशन अगर चेंज हो रहा है तो, या तो वो जॉब छोड़ेगी, या तो वो क्या करेगी, या तो लड़के को जॉब छोड़ना होगा, या तो लड़का जॉब करने के लिए लड़की के पास रहेगा। ये सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और ये सारी चीज़ों के कारण ही बहुत ही कैरियर में चेंजेस आते हैं। लेकिन ये शादी से पहले लोग डिस्कस नहीं करते, जिसके कारण शादियों में प्रॉब्लम होती है। अगर लड़की कमाती है तो इतना एक्सपेक्टेड होता है कि उसका एटीट्यूड लेवल काफ़ी डिफरेंट होगा ऐसी लड़की से जो नहीं कमाती है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट होना गलत है, सेल्फ डिपेंडेंट होना सही है।
अगर एक मेल कमाता है तो ये सोचता है कि वो अपनी फैमिली को कैसे सस्टेन करे, लेकिन अगर एक फीमेल कमाती है तो वो ये सोचती है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी डिफरेंस है लड़कों में और लड़कियों में, जो कि चेंज होना चाहिए। और आज अगर आप ये देखोगे तो मेल फीमेल दोनों कपल को घर का काम बहुत ही कम आता है। आजकल लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, बच्चों को इस तरह से पाल रहे हैं कि उन्हें घर के चीज़ों को नहीं सिखाते। मदर्स ऐसे ट्रीट करती है अपने बेटों के साथ कि वो राजा है और उसे वो कोई भी काम घर का नहीं करने देती है, और वही लड़की की माँ ऐसे ट्रीट करवाती है बेटी को कि वो अगर कमाएगी तो उसे कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसे घर का कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें वो लोग चाहते हैं और कभी भी बचपन से ही उसके ब्रेन में ये सारी चीज़ें फीड नहीं करते हैं। उसे एक्टिविटीज़ घर की नहीं सिखाते, कपड़े धोना, खाना बनाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई काम नहीं है, किसी के लिए आप कर नहीं रहे हो, ये एक लाइफस्टाइल स्किल है। अगर आप बाहर की कंट्रीज में देखोगे तो ये सारे काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं, लेकिन इंडिया में ये ऐसा हो गया है कि मेड सिस्टम हो गया है कि हम सर्वेंट रख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों के कारण लोग ये बेसिक चीज़ें नहीं सीखते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स होती है। और अब इसमें सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल करता है कि मैरिजेस इतने फेल क्यों हो रहे हैं। पहले के टाइम में मैरिजेस में क्या होता था कि सोसाइटी और फैमिलीज मिल के ये डिसाइड करती थी कि कैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोई बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाए कि शादी बच सके। लेकिन आज के टाइम में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी रिलेशनशिप में शादी के बाद, तो पेरेंट्स का यही सजेशन होता है या सोसाइटी का यही सजेशन होता है कि तुम डाइवोर्स ले लो। ये एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन जो सबको लगता है कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन एक्चुअल में ये कितना कॉम्प्लेक्स है ये जिसकी डाइवोर्स हो रही है उसे ही पता है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी लोग इसको चूज करते हैं कि हम डाइवोर्स लेंगे, पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो ये जो चेंज ऑफ सोसाइटी है, इसके कारण भी काफ़ी ज़्यादा मैरिजेस फेल हो रहे हैं। और फेक डोमेस्टिक वायलेंस केस और ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिससे कि मेल बहुत ज़्यादा डरते हैं। और शादी से पहले कपल जिनकी शादी होने वाली है वो लोग आपस में एक दूसरे से उतना ज़्यादा समझते नहीं है, एक दूसरे की क्या फ्यूचर प्लानिंग है, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जिसके कारण शादी के बाद प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या चाहती है वो लड़की शादी के बाद? वो अकेले रहने चाहती है या पेरेंट्स के साथ रहना चाहती है? वो खाना बनाना चाहती है या नहीं बनाना चाहती है? वो जॉब चेंज करना चाहती है या नहीं करना चाहती है? ये सारे सवालों के जवाब आपको आपस में बात करके ही मिलेगा। ये सारी चीज़ें नहीं डिस्कस होती है। बाद में शादी के बाद जब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो तुमने नहीं बताया, या फिर शादी के पहले ये सारी चीज़ें पता नहीं है। शादी से पहले बच्चों की कोई प्लानिंग भी नहीं होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग कब लेंगे। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि डिस्कस शादी के बाद ही हो सकती है, शादी के पहले भी डिस्कस हो सकती है, सो दैट कि हस्बैंड को भी पता है कि क्या फ्यूचर में होने वाला है मेरे साथ, या फिर वाइफ को भी पता है कि क्या फ्यूचर में होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स को देखने के बाद हम ये भी समझेंगे कि सॉल्यूशंस क्या है इस प्रॉब्लम्स के। तो सॉल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि शादी से पहले जो भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आपस में डिस्कशंस करेंगे, कुछ टाइम देंगे एक दूसरे को और चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक दूसरे के बिहेवियर पैटर्न को भी ऑब्जर्व करेंगे, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा फ्यूचर में। और यही सॉल्यूशन हम सभी को अपनाना चाहिए, जो भी आने वाले समय में शादी कर रहा है या करने वाला है, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे वो लव मैरिज हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रियलिटी तो यही है, अगर आप अपने पार्टनर को अच्छे से नहीं जानते हो तो शादी सस्टेन करना इज़ वेरी इम्पॉसिबल। और मेल और फीमेल को ये समझना चाहिए कि शादी वो दोनों आपस में कर रहे हैं, ना कि सोसाइटी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को भी उन्हें अवॉइड करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो भी शादी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपसी समझ। वो ज़रूर होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करने से पहले। और गवर्नमेंट को भी कुछ लॉस में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कुछ चेंजेस लाने चाहिए। कुछ लॉस ऐसे हैं जो कि मेल पे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, डायरेक्टली अगर वो शादी के बाद कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे लॉस है जिनके कारण मेल को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और इसीलिए आए दिन हम ऐसे केसेस सुनते हैं। तो गवर्नमेंट को भी कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले अवेयरनेस वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।